Hello beautiful mummies, myself डॉक्टर मंदाकिनी M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ के बारे में, यानी कि 9 मंथ प्रेगनेंसी के बारे में। तो इस समय माँ में जो बदलाव आते हैं, जैसे माँ को बहुत ड्रीमिंग होने लगता है, वो उनका बहुत मन करता है कि अपने बच्चे को गोद में लें, मेरी डिलीवरी कब होगी। वो बहुत वीडियोस देखने लगते हैं, उनमें बहुत क्यूरियोसिटी आ जाती है कि कैसे क्या होगा, इस डिलीवरी के समय क्या होगा, डिलीवरी के बाद क्या होगा। मेनली वो डिलीवरी के बाद के फेजेस को ड्रीम करने लगती हैं, जैसे बच्चे को गोद में लेना, उसको खिलाना। तो यह सब बहुत ही खूबसूरत बदलाव होता है। दूसरा, इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो है स्ट्रेच मार्क। पेशेंट बहुत ही क्यूरियस होती हैं और कि स्ट्रेच मार्क का कैसे होगा, वो ठीक कैसे होगा। तो इस समय जो स्ट्रेच मार्क है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है। वाइट कॉम्प्लेक्शंस के पेशेंट में यह पिंक कलर का होता है और ब्राउन कॉम्प्लेक्शन वाले में यह थोड़ा डस्की कलर का होता है। स्ट्रेच मार्क के बारे में हम लोग यही बताते हैं कि यह एक गिफ्ट ऑफ गॉड है। जो पेशेंट जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो इसी स्ट्रेच मार्क के लिए इतनी परेशान होती है। तो आप बहुत ही लकी हैं कि आपको यह स्ट्रेच मार्क मिल रहा है। और बिल्कुल मत घबराइए, यह थोड़ा सा जब आपका डिलीवरी हो जाएगा तो ये ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल घट जाएगा। उसका जो कलर इतना ज़्यादा पिंक या ब्राउन है वो धीरे धीरे घट जाएगा। और स्ट्रेच मार्क को कम करने के लिए अगर पेशेंट हमको बहुत इंसिस्ट करती हैं कि बताइए क्या करना है, तो हम लोग उनको बोलते हैं एलोवेरा और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए। स्किन के स्ट्रेचिंग के कारण और बहुत पेशेंट को इचिंग का कंप्लेन होता है, तो हम लोग उनको कैलामाइन लोशन लगाने बोलते हैं। और पेशेंट को अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, अपने एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है, अपने योगा पे ध्यान देना है, ताकि आपका डिलीवरी बहुत ही स्मूथ और नॉर्मल डिलीवरी हो। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा डिलीवरी नॉर्मल हो, और मैं स्पेशली अपने पेशेंट्स में, खासकर फर्स्ट बेबी में, बिल्कुल नॉर्मल ही चाहती हूँ। और उसके लिए हमारा जो प्लान है वो 3rd और 4th मंथ से स्टार्ट होता है। जैसे उनका योगा किस तरह का होगा, उनको किस तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने हैं, उनका पेल्विक बोन का मूवमेंट अच्छा हो, उसके लिए उनको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस समय पेशेंट्स का पेन एब्डोमेन बढ़ता है और पेशेंट मोस्ट ऑफ टाइम कंप्लेन लेकर आती हैं फॉल्स पेन का भी, बट इस समय मोस्टली पेशेंट में ट्रू पेन भी देखा जाता है। तो ट्रू पेन और फॉल्स पेन के बारे में अगर आपको ज़्यादा क्लियर होना है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए। अब मैं बात करती हूँ ट्रू पेन के बारे में। तो ट्रू पेन है जो कि स्मॉल इंटरवल के लिए होगा, जैसे 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, और एक लॉन्ग टाइम इंटरवल से स्टार्ट होगा, जैसे 45 मिनट पे आ रहा है, या 30 मिनट पे आ रहा है, 20 मिनट पे आ रहा है। तो अगर आपका 20 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है तो यह समय है कि आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना है। हो सकता है कि आपकी डॉक्टर को लगे कि अभी टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको घर भेज दें, क्योंकि ये जो ट्रू पेन है उसका भी स्टेजिंग होता है। जैसे लेबर का 4 स्टेज होता है, तो जो फर्स्ट स्टेज है ये पेन के साथ स्टार्ट हो चुका है आपका, और जो 2 भाग में होता है, छुपा हुआ यानी कि लैटेंट, और एक्टिव यानी कि अच्छा पेन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है और बहुत जल्दी ही बच्चा अब डिलीवरी होने वाला है। और एक्टिव स्टेज में तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल में ही रहना है। इस समय जो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें हम लोग बच्चे का पोजीशन देखते हैं, स्पेशली पोजीशन जो हम लोग 7 मंथ पे बात किए थे कि 8वां और 7वां महीने में बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका बच्चा उल्टा है तो उस समय तो हम लोग को पोजीशन देखना ही नहीं। अल्ट्रासाउंड का जो वो पार्ट है कि सिफेलिक है कि ब्रीच है, देखना ही नहीं है। हम लोग को देखना है अभी अगर बच्चा आपका सिफेलिक है तो वो बिल्कुल सिफेलिक ही रहेगा, यानी कि सीधा ही रहेगा, माथा उसका नीचे है, सिफेलिक है। अगर बच्चा आपका ब्रिज यानी कि उल्टा है, यानी कि उसका जो कमर है, बटक है, वो नीचे है, प्रेजेंटिंग पार्ट वो है, तो वो उल्टा ही रहेगा। फर्स्ट बच्चा ब्रिज है तो हम लोग ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, और यही सही टाइम होता है। इसमें आपको नॉर्मल पेन का वेट नहीं करना है कि हमको पेन आएगा हम तभी एडमिट होकर ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा टर्म हो चुका है। यह जो मंथ है इसमें आपका बच्चा मैच्योरिटी अटेन कर चुका है, टर्म हो चुका है। लगभग 2.5 किलो से 3.5 किलो का बच्चा हो जाता है। 3.5 किलो 4 किलो तक का भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि अपना एक्सरसाइज, अपना डाइट मेंटेन रखो, और बच्चे का वजन भी एक प्रोपोर्शन में ही बढ़ना चाहिए। 3.5 किलो तक का बच्चा को नॉर्मल डिलीवरी कराना भी अच्छा होता है, और उससे ज़्यादा वजन का बच्चा यानी कि कहीं ना कहीं माँ से रिलेटेड है, मतलब उस माँ को हो सकता है डायबिटीज़ हो, तो फिर हम लोग को माँ पे भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में देख चुके हैं ब्लड शुगर के द्वारा।
तीसरा चीज जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं प्लासेंटा का पोजीशन। तो प्लासेंटा का पोजीशन मुंह से दूर होना चाहिए, यानी कि बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स से दूर होना चाहिए, वो नॉर्मल पोजीशन है। फंडो एंटीरियर, फंडो पोस्टीरियर, मैच्योरिटी होता है प्लासेंटा का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखता है, लिखा होता है। तो प्लासेंटा कभी कभी नीचे भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया पे मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, उसके लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। फोर्थ चीज़ हम लोग देखते हैं लाइकर, यानी कि पानी। जो पानी है वो धीरे धीरे इस समय घटने लगता है। बच्चा वही पानी खाता है और बच्चा उसको यूरिन पास करता है। धीरे धीरे पानी के घटने के चलते बच्चे का मूवमेंट भी घटता है। तो कभी कभी पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल बहुत कम चलता है, पहले की तरह बिल्कुल नहीं चलता। तो बिल्कुल हाँ, आपका बच्चा पहले की तरह नहीं चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। जैसे बच्चा पूरा हाथ पूरा पैर तो मूव नहीं हो सकता है ना करे, लेकिन उसका हैंड्स फिंगर्स का मूवमेंट्स, उसके पैर के उंगली का मूवमेंट्स, या थोड़ा हाथ को इस तरह से करना है, क्योंकि स्पेस अब घट गया है। अंदर में जितना बड़ा बच्चा है उतना ही उससे थोड़ा ही बड़ा यूट्रस है, तो आपका बच्चा का मूवमेंट थोड़ा घट जाएगा, जो कि नॉर्मल है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा का डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे ही नहीं होता है, ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है। तो आप डेट के लिए बिल्कुल चिंता मत करें। बहुत सारे पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड में डेट देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग 7 मंथ में पोजीशन नहीं देखेंगे, उस तरह से इस अल्ट्रासाउंड में हम लोग डेट बिल्कुल नहीं देखेंगे। ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल चीज़ है कि आपको 9 मंथ और 7 डे को जोड़ देना है। अगर 1 जनवरी उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो आपको वहाँ से 9 मंथ को जोड़ना है, यानी कि 1 सितंबर को उनका 9 मंथ हो गया, और वहाँ से 7 डे जोड़ देना है, यानी कि 8 ऑफ सितंबर उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। जरूरी नहीं है कि इसी डेट पे बच्चा हो सकता है कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक पहले भी हो, और डेट से 2 हफ्ता बाद तक भी हम लोग बोलते हैं कि डिलीवरी हो सकता है। बस शर्त है कि अगर डेट ईडीडी, क्यों ईडीडी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ईडीडी के पार होने पे हमको थोड़ा सा अवेयर होना है अपने बच्चे के चाल पे, हमको अल्ट्रासाउंड कराना है। इस समय अल्ट्रासाउंड में हम और भी जो जरूरी बातें हैं, जैसे कि हम लोग बच्चे का कॉर्ड अराउंड नेक देखते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच रहे हैं तो हम लोग को कॉर्ड अराउंड नेक जानना है। तो कॉर्ड अराउंड नेक है। दूसरा चीज़, हम लोग डॉपलर स्टडी करते हैं। डॉपलर स्टडी का मतलब हम लोग नाड़ा का अल्ट्रासाउंड करते हैं, यानी कि माँ से बच्चे को जो फ्लो जा रहा है वो एक बैलेंस वे में जा रहा है कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर हम लोग अपना वीक एक्सटेंड करते हैं कि ठीक है, अगर डॉपलर आपका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आया है डॉपलर स्टडी का, तो हम लोग 1 वीक तक वेट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग को आगे बढ़ना है कि नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा, तो हम लोग के पास कुछ कुछ मेजरमेंट्स हैं जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर हम लोग वहीं पे रुक के और सिजेरियन प्लान करते हैं। तो सिजेरियन कब जरूरी है, इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो लेबर बैग है या फिर हॉस्पिटल बैग है उसमें क्या होना चाहिए। तो हम उसको 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपका मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके डॉक्टर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे जुड़ी सारी बातों को आपका मेडिकल रिकॉर्ड आपके डॉक्टर को बता देता है। दूसरा चीज़, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बैग में होना चाहिए, और तीसरा, आपके बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आपका जो भी 9 मंथ का जर्नी है उससे जुड़ा हुआ जितना भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आपका इन्वेस्टिगेशंस है, वो आपके पास होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए। बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि पेन स्टार्ट हुआ, पानी गिरने लग गया, भाग के हॉस्पिटल आ गए और सारा रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, और वो भी आते हैं 3 बजे। यानी कि हमको 3 बजे फिर से सब कुछ पेशेंट का देखना जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन कितना है, वायरल मार्कर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, जो कि फिर हमको बहुत परेशानी होता है। तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। कुछ पेशेंट्स कॉर्ड सेल बैंकिंग करते हैं, स्टेम सेल बैंकिंग करते हैं। कुछ पेशेंट्स स्टेम सेल बैंकिंग करवाते हैं। स्टेम सेल बैंकिंग पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। स्टेम सेल बैंकिंग में जो करवाते हैं उनके पास किट होता है, और उनको जिस समय उनका लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है या जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं, तो जो एजेंट यानी कि जो अथॉरिटी है स्टेम सेल बैंकिंग का, उनको कॉल भी करना है, और प्लस जो वो किट होता है टिफ़िन की तरह होता है, वो उनके लेबर बैग में बिल्कुल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं माँ को क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनके बैग में होना चाहिए। तो लूज गाउन यानी कि नाइटी,
मैटरनिटी नाइटीज़ आता है जो कि फीड कराने समय आपको बहुत ही सहूलियत होगा। दूसरा, सैनिटरी नैपकिन्स होना चाहिए आपके पास, और वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि हाई ब्लड को ज़्यादा मात्रा में जो कि ब्लड को सोक करे। आजकल डिस्पोजेबल पैंटीज प्लस सैनिटरी पैड 2 in 1 एक में ही आता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट का अंडरगारमेंट्स लेना है, जैसे कि ब्रा वेल सपोर्टेड होना चाहिए, और वो भी फीडिंग के लिए ज़्यादा फीडिंग ब्रा होता है जो कि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाने में बहुत ही सहूलियत होगी। पैड्स होता है, ब्रेस्ट पैड। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जब आप फीड कराना चालू करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बहुत जल्दी जल्दी दूध आने लगता है और आपका पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको या तो सिंपल आप बड़ा सा एक कॉटन रखें, या तो फिर ऑनलाइन ब्रेस्ट पैड मिलता है। इस तरह का छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको बहुत ही सहूलियत देगा आपके डिलीवरी के बाद। आपके जो डेली के टॉयलेटरीज हैं, जैसे ब्रश, टंग क्लीनर, पेस्ट, हैंड वॉश, सॉफ्ट स्मॉल टॉवल्स, इसके अलावा मॉइस्चराइज़र, स्नैक्स, यानी कि हम लोग जब लेबर के लिए एडमिट करते हैं पेशेंट को तो वो 20 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है, और उस समय हम लोग पेशेंट को मेनली लिक्विड खाने बोलते हैं। तो आप आइस क्यूब रख सकते हैं, आप इलेक्ट्रल पाउडर का पैकेट रख सकते हैं, तो ये सब आपको उस समय बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। देखा जाए तो बच्चे के लिए हमको क्या रखना है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो डिस्क्लोज कर दिया जाता है कि आपको मेल बेबी है, लास्ट अल्ट्रासाउंड में मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। बट हमारे इंडिया में जो दादी नानीज़ हैं उनके हिसाब से हम लोग को बच्चे के डिलीवरी के पहले कोई सामान नहीं खरीदना है। शायद ये भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ डिस्क्लोज भी नहीं किया जाता है और हमारे यहाँ सामान खरीदना अपशगुन माना जाता है। बट बच्चे की डिलीवरी के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम, जैसे आपके पास जो ओल्ड सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स हैं, तो वो आपको 2-3-4 पीस आपको वॉश करके अच्छे से वॉश ड्राई करके अपने मैटरनिटी बैग में रख लेना है। बच्चे अगर कोई ओल्ड कपड़ा है, आपके प्रीवियस बच्चे का कोई कपड़ा है, तो हेड कैप, हैंड कवर और फुट कवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब रखना है। अपने बच्चे के लिए आपको डाइपर रखना है। जो शीट होता है वो भी आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, क्विक ड्राई सीट, तो उस तरह का आपको सीट रखना है, या घर का ही सॉफ्ट छोटा सा टॉवेल टाइप का जिसपे आप अपने बच्चे को रखेंगे। रैप करने के लिए आपको सॉफ्ट टॉवेल होना चाहिए। बेबी वाइप्स आता है, अगर आपको बच्चे को ड्राई क्लीन करना है तो उसके लिए बेबी वाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेबी वाइप्स नहीं रखना है तो आप सॉफ्ट कॉटन और पानी, या बहुत ही अच्छा बेबी वाइप का रिप्लेसमेंट। तो हॉस्पिटल बैग के साथ रेडी हो जाइए, कभी भी आपका पेन हो सकता है और कभी भी आपको हॉस्पिटल के लिए आना पड़ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि हम शुरुआत में ना जाएं। दिन में उनको 7 बजे सुबह से पेन है, लेकिन वो आती है हमारे पास 3 बजे। हम जब उनसे बात करते हैं कि 3 बजे पेशेंट आई हैं, आपको पेन कब से हो रहा है, तो सुबह 7 बजे से। तो फिर जब सुबह 7 बजे आपको पेन हुआ है, तो अगर आप नज़दीक की पेशेंट हैं या अगर दूर की भी हैं, तो भी आपको दिन में ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर को लगेगा कि वो 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, वो आपको रिटर्न कर देंगी, आपको फिर से बुलाएंगी, या हो सकता है कि उनको लगे तो एडमिट कर लेंगी। कुछ ज़रूरी जाँच है, दिन में आराम से हो सकता है, रात में नहीं हो सकता है, तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर से दिन में एक बार जरूर जाके मिले। इमरजेंसी में आपको कभी भी जाके मिलना है। तो इतनी जानकारी के साथ मैं यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फॉर एनी स्मॉल क्वेरी डू चैट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8539060346 एंड डू ऑफलाइन कंसल्टेशन। मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रेरित करती हूँ। और पेशेंट को एक और चीज़ है कि उनको अपना कंपेनियन बहुत अच्छे से चूज करना है। कंपेनियन मतलब अगर पेशेंट लेबर के लिए मेरे पास आ रही है तो एक कंफर्टेबल पार्टनर होना चाहिए, चाहे वो उनकी मम्मी हो सकती है या उनकी सास हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बर्थ कंपेनियन जो कि उनको लेबर में थ्रू आउट उनके पास रहे, उनको मोटिवेट करे, इस तरह की पार्टनर के साथ वो हमारे हॉस्पिटल में आती हैं। और मोस्ट वेलकम अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें चूज़ करना चाहते हैं। नंबर डिस्प्ले है और थैंक यू।